ये खासकर एक अहम बिंदु जो पूरे देश में भ्रम की तरह फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार भारत में चुनाव हारते हैं और उसके बाद एक शगुफा छोड़ते हैं, भ्रम की राजनीति करते हैं और कहते हैं वोट चोरी। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं किस तरह से जंगल राज पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तत्वाधान में फल फूल रहा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। और दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंतित करने वाली बात है, भारत के नागरिक और पश्चिम बंगाल के हमारे भाई बहन सब व्यथित हैं कि एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है कि संविधान का पालन करेंगे, वो भारत के गृह मंत्री को धमकी देता है और दो बात कहता है। पहला, अगर मैं ना चाहूं तो भारत के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में घुस नहीं सकते हैं। आप सोचिए, संविधान की मूल भावना अनुच्छेद 19 क्या कहता है? हर नागरिक स्वतंत्र है, पूरे भारत में वो कहीं भी जा सकता है। हर 1 इंच भूमि जो भारत की है उस पे हक हर भारतीय का है। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि जिस मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है वो धमकी देती है आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को कि अगर मैं चाहूं तो भारत का गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में घुस नहीं सकता है। और फिर यही नहीं रुकता है, धमकी आगे बढ़ती है और कहती है अगर मैं चाहूं तो वो होटल के कमरे से बाहर नहीं आ सकते हैं। मतलब अगर कोई नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके जनता से संवाद करने, संपर्क करने जाना चाहता है, देश के गृह मंत्री जी जाना चाहते हैं, तो आप उनको धमकी दे रही हैं। ये धमकी क्या है? उनकी जान की बात कर रही हैं आप। ममता बनर्जी जी, हम जानना चाहेंगे आपसे। और इसीलिए जंगल राज, महाजंगल राज, गुंडा राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता बनर्जी जैसा होता है। जहां पे ममता बनर्जी को लगता है रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं वो तो उनका वोट बैंक है, उनके साथ तो ममता बनर्जी रिश्ता बनाए रखना चाहती हैं, लेकिन भारत के गृह मंत्री जी के लिए अब शब्द कहती हैं। और बात जब पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं, और मैंने बात करी वोट चोरी का जो बेबुनियाद आरोप राहुल गांधी कई बार लगाते हैं चुनाव हारने के बाद, तो अब जरा जो मैं वक्तव्य आपके सामने रख रहा हूं इस पे ध्यान दीजिएगा। आप सबको पता है, जितने राजनीतिक दल सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वंशवाद से जो प्रेरणा लेते हैं, जो भ्रष्टाचारी थे, सब एक साथ आए थे। नाम दिया था इंडी अलायंस। इंडी अलायंस। जनता ने कहा ये घमंडिया हैं, ये महाठगबंधन है, चुनाव हरवा दिया। लेकिन अब विरोधाभास देखिए, एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी
वोट चोरी नहीं करती है, वोट डकैती करती है। मैं पुनः कहूंगा, राहुल गांधी तो वोट चोरी के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। अब इंडी अलायंस, उनके ही साथी टीएमसी ममता बनर्जी, वो भी देश हित में कोई कार्य हो तो उससे नफरत करते हैं। कांग्रेस भी ऐसा ही करती है। दोनों में एक समानता और थी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पानी पी पी कर कोसना, अब शब्द कहना। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा, इन बंगाल टीएमसी डजंट जस्ट स्टील वोट्स, इट कमिट्स वोट डेकॉइटी। वोट चोरी नहीं, वोट डकैती होती है। अच्छा, तो अगर वोट डकैती ममता बनर्जी जी करती हैं, और हम तो कह ही रहे हैं जंगल राज है, तो ये इंडी अलायंस आपस में क्यों चुनाव साथ लड़ रहा था? और इस पे यहां नहीं रुकते हैं अधीर रंजन चौधरी जी, इससे आगे बढ़ते और कहते हैं, ममता बनर्जी विल नॉट अलाउ एसआईआर इन बंगाल। अब चिंता हो रही है। एसआईआर एक कानूनी प्रक्रिया है, जनता उसका स्वागत कर रही है। एसआईआर सुनिश्चित करता है कि नागरिक जो 18 साल से ऊपर है वो वोट दे, और घुसपैठिया एक वोट ना दे। तो दर्द होता है राहुल गांधी को। अब लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं, ममता बनर्जी विल नॉट अलाउ एसआईआर। ये दूसरी बात हो गई। और साथ में फिर कहते हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं ने धमकी दी है कि अगर एसआईआर हुआ तो खून की नदियां बहा देंगे ये लोग। और विरोधी दल हो सकता है, नेता दूसरे दल का हो सकता है, लेकिन जो बात वो उजागर कर रहे हैं उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसका सारांश लब्बो लवाब यही है कि एसआईआर कानूनी प्रक्रिया है, वोट चोरी नहीं वोट डकैती कहीं हो रही है तो वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी कर रही हैं। और जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं गृह मंत्री जी को, नागरिकों को, वो दिखाता है कि कानून व्यवस्था आज पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और इस मुद्दे पे मैं इतना ही कहूंगा, आज ममता बनर्जी जी की क्या पहचान है? आज ममता बनर्जी पर्याय हैं एक ध्वस्त कानून व्यवस्था का। ये वो मुख्यमंत्री है जो कहती है मां माटी मानुष और देती है गुंडा राज, संदेश खाली, आरजीकर मेडिकल रेप एंड मर्डर, मुर्शिदाबाद, सांप्रदायिक हिंसा, हाथ काटने की धमकी टीएमसी वाले देते हैं। वो बताते हैं कि भगवान राम जो हमारे इष्ट हैं वो मुसलमान थे। दूसरा, उनकी पहचान है हिंदुओं से नफरत करो, और अगर घुसपैठिया मुसलमान हो तो उसको आगे बढ़ाओ, कानून तोड़ना पड़े उसे शरण देने के लिए तो वो करो। तीसरा, ये जो घुसपैठिए हैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसपे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ठोस कदम उठाए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और ये ठान लिया है कि ये हमारा देश है, कोई धर्मशाला नहीं है, एक घुसपैठिया यहां नहीं रहेगा। इस पे टीएमसी, कांग्रेस पार्टी समर्थन करना तो दूर, उनका स्टैंड क्या है ये बताने से डरती है। आप सोचिए, दीमक की तरह ये पार्टियां जिनको जनता ने सेवा करने का अवसर भी दिया, हमारे ही देश को खाना चाहती हैं। ये चिंताजनक है।
और सबसे बड़ी पहचान ममता बनर्जी की है भ्रष्टाचार। चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वो पार्था चैटर्जी हो, तमाम टीएमसी के नेता हैं, अपना सिंडिकेट, अपनी कमीशन खोरी, ये पहचान ममता बनर्जी की बन गई है, केवल वसूली करना। और इसीलिए आज हर पश्चिम बंगाल का जो भाई बहन हमारा है, उसे यकीन है कि इस साल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और ममता बनर्जी को बहुत दूर भगाएंगे। ममता बनर्जी ने यह हक खो दिया है कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रहें, और साथ में यह कहना गलत नहीं होगा, एक घबराई सी, एक डरी हुई, एक मायूस ममता बनर्जी सांप्रदायिक बयान भी दे रही हैं और धमकियां भी दे रही हैं, जो उनकी निराशा को स्पष्ट करता है। और मैं आपके समक्ष यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि वोट डकैती जो कहा जा रहा है, यह ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब पंचायत चुनाव थे पश्चिम बंगाल में, तो करीब 1/3 33% के आसपास पर्चे भी नहीं दाखिल हो पाए थे। कैंडिडेट्स कुड नॉट फाइल देयर नॉमिनेशन, और सुप्रीम कोर्ट ने तक टिप्पणी करी थी कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज आ गया है। और ये देखिए एक खबर, बंगाल पंचायत चुनाव में गणतंत्र का जोर, बैलेट जले, बूथ लूटे, 12 मौतें, ये एक खबर है। उसके बाद डे आफ्टर वायलेंस हिट बंगाल, रीपोलिंग ऑर्डर्ड इन 700 बूथ्स। ये कौन सा लोकतंत्र है जहां वोट रोहिंग्या देंगे, भारतीय नागरिक को डराया जाएगा अगर वो हिंदू होगा, वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको नॉमिनेशन नहीं फाइल करने देंगे। तो ये चिंताजनक भी है। और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इस तरह के मनमानी करना और कानून को ध्वस्त करके राजनीति करना, इसका विरोध करेगी। इसी के साथ एक और मुद्दा, क्योंकि बात हो रही है वोट डकैती की, और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी फिर से विदेश चले गए हैं। ये पार्ट टाइम नेता केवल भारत में तब आता है जब अराजकता फैलानी होती है, उसके बाद जाता है विदेशी भूमि पर, और जितनी भारत विरोधी शक्तियां हैं उनसे भेंट करके भारत को कमजोर करने का ये प्रयास करते हैं। लेकिन भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत भी बनेगा। राहुल गांधी जैसे 100 भी आ जाएं नकारात्मक राजनीति और ऊर्जा देने के लिए, तो भी भारत की प्रगति को रोक नहीं पाएंगे। और अभी केएपी सर्वे ये प्रकाशित किया है। ये सर्वे क्या है मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, ये रिपोर्ट का ही एक पृष्ठ है। कर्नाटका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। राहुल गांधी जी कहते हैं वोट चोरी हो गई। पहला सवाल तो यही है, अगर निर्वाचन आयोग में आपकी आस्था नहीं है, वोट चोरी होती है, तो कर्नाटका में आपकी सरकार कैसे बनी है? राहुल गांधी जी, ये पूरा देश जानना चाहता है। और दूसरी बात, अब ये रिपोर्ट जो सामने आई है ये क्या कहती है मैं बता देता हूं। इस रिपोर्ट में जो हमारे
नागरिक भाई बहन है कर्नाटका में, उनका सर्वे किया गया। करीब 5100 रिस्पोंडेंट थे, 102 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज कवर की गई। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो थे वो बेंगलुरु, बेलागवी, कालबुर्गी और मैसूरू, ये 4 क्षेत्र। और जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, आप भी कहेंगे कि आईना लेके राहुल गांधी के सामने खड़े होने हम पत्रकार जा रहे हैं। कर्नाटका की सरकार और रिपोर्ट कहती है 84.55%, करीब 85% जो जनता है जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया, उन्होंने कहा कि हमें चुनावी प्रक्रिया पर, निर्वाचन आयोग पर भरोसा है। वी हैव फुल कॉन्फिडेंस एंड फेथ in the election commission, in the process of elections which are fair and they provide a level playing field to all. 84.55% to be precise. 83.61% of the participants also expressed their confidence in EVMs. 83.61%, 84%. 84% जो हमारे नागरिक हैं जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया, उन्होंने कहा उन्हें पूर्ण विश्वास है ईवीएम पर। अब बताइए, ऐसा जोर का झटका, और ये नहीं कहूंगा धीरे से, जोर का झटका लगा है तेजी से राहुल गांधी को। कर्नाटका में उन्हीं की सरकार, 85-86% जो नागरिक हैं वो कहते हैं चुनाव निष्पक्ष होते हैं और ईवीएम पर उनका भरोसा है। तो फिर ये राहुल गांधी हर बार कौन सा षड्यंत्र कर रहे हैं? बिना तथ्य, बिना प्रमाण आरोप लगाते हैं। और स्वयं मैंने आपको दोनों उदाहरण दिए, अगर इनको जोड़ के भी देखा जाए, ये नेता प्रतिपक्ष की आज विश्वसनीयता है। उन्हीं के पार्टी के लीडर वोट डकैती ममता बनर्जी के लिए कहते हैं कि डराती हैं, धमकाती हैं, और साथ में कर्नाटका की सरकार ये रिपोर्ट निकालती है जिसमें हर नागरिक का ये मानना है, करीब करीब 85-86%, कि जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं और इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होती। और इसके साथ कर्नाटका में कांग्रेस ही चुनाव जीती और उन्हीं की सरकार है। तो मैं इतना ही कहूंगा, आज भारत में 2 विचारधारा हैं। एक विचारधारा है श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कि भारत को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, विश्व बंधु है भारत, उसे और मजबूत करेंगे। और जो नागरिक हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े ही नहीं हैं, बल्कि योगदान दे रहे हैं। दूसरी विचारधारा है नकारात्मक, हर संवैधानिक संस्था को गलत कहना, गाली देना, अपशब्द कहना, बिना प्रमाण के कहना। यह दूसरी विचारधारा राहुल गांधी को प्रेरित करती है कि वो विदेशी धरती पे जाएं, भारत के दुश्मनों को खोजें और उसके बाद उनको एक्टिवेट करें कि वो भारत को कमजोर करें, ऐसे बयान दे जिससे भारत की छवि धूमिल हो। और इस पे राहुल गांधी चुप्पी साधे रहे हैं। और ये हमारा यकीन है, विश्वास है हमें, बहुत जल्द जो सकारात्मक राजनीति की ऊर्जा है, जो इसका उजाला है, ये जो अंधेरी राजनीति, नकारात्मक राजनीति, विषैली राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उस पर भारी पड़ेगी और ये अंधेरा पूर्णतः खत्म होगा। और साथ में जो भारतीय राजनीति के भस्मासुर हैं राहुल गांधी जी, उनकी नकारात्मक राजनीति का भी अंत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
The Bharatiya Janata Party believes in a healthy democracy where opposition should definitely have space and the right to dissent, disagree, and even criticize the government. But on various occasions earlier also, the Bharatiya Janata Party has raised this issue of Rahul Gandhi not just meeting, but actually being a multiplier force for the anti-India forces. It happened in the case of Ilhan Omar. It happened very recently when a press conference was done by the Bharatiya Janata Party in Germany, where George Soros Foundation and its forces were meeting Rahul Gandhi to malign the image of a country which has become a world leader under the leadership of Shri Narendra Modi ji. And I would only like to say this in India, to say that Sikhs in the country cannot sport a turban and a kada. That I think is propagating falsehood, is trying to malign the image of India, and it will not be tolerated. देखिए, बहुत जिम्मेदारी से मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की भी होती है। आप किसी भी विषय पे चर्चा करें, ये आपका अधिकार है। आप सहमत हो, असहमत हो, यह भी आपका अधिकार है। आप आलोचना भी करें, यह भी आपका अधिकार है। लेकिन विदेशी धरती पे जाके झूठ फैलाना, विदेशी धरती पे जाके ऐसी शक्तियों से मिलना और उनको बढ़ावा देना कि वो भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करें और स्वयं ऐसे वक्तव्य देना जो झूठ हैं, जैसे भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, जैसे कहना कि भारत में सिख समुदाय पगड़ी नहीं पहन सकता है, कड़ा नहीं पहन सकता है, और जॉर्ज सोरेस, इलान ओमर ऐसी शक्तियों के साथ भाईचारा निभाना और भारत के साथ दुश्मनी करना, यह उचित नहीं है और इसे भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और मैं इतना ही कहूंगा, कोई भी व्यक्ति अगर एक आरोपी को समर्थन देता है, भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करता है, तो यह भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के हर नागरिक को भारत की न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है। कौन होता है एक बाहरी व्यक्ति हमारे लोकतंत्र पे और हमारी न्यायपालिका पे सवाल उठाने वाला, और वो भी उस व्यक्ति के समर्थन में खड़ा होता है जो भारत के टुकड़े करना चाहता है। यह उचित नहीं है, मर्यादापूर्ण नहीं है, और भारत की संप्रभुता की अगर बात आएगी तो 140 करोड़ भारतीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की आज की हालत यह है कि राहुल गांधी के दाहिने हाथ को नहीं पता कि उनका बायां हाथ क्या कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की तो बात आप छोड़ दीजिए, सरकार है उनकी। रिपोर्ट का मैं तभी प्रश्न लेके आया ये दिखाने के लिए। पेज इज विद मी। इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द बीजेपी टू स्पीक विद एविडेंस एंड प्रूफ। हम राहुल गांधी जी वाली राजनीति नहीं करते हैं, हिट एंड रन। ये आप देखिए, नीचे लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट किया है। कर्नाटका की सरकार ने ये रिपोर्ट निकाली है। अगर आप असहमत थे, मत पब्लिश करते, आप डिसेंट देते, आप कहते कि ये गलत है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सरकार कुछ कहे और राहुल गांधी और पार्टी कुछ कहे।
ये दिखाता है कि आज राहुल गांधी और पार्टी में समन्वय नहीं है, और पार्टी और जो सरकार है कर्नाटका की हो, तेलंगाना की हो, हिमाचल की हो, इनमें आपस में समन्वय नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि हम लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबको होती है, मुद्दों पे अपनी अपनी राय होती है, और सबकी जो भी विचारधारा है उसका सम्मान करते हुए जो विषय मैंने उठाए हैं, मेरी गुजारिश आपसे यही रहेगी कि आप उनको प्रमुखता दें। और ये राजनीतिक मुद्दे हैं, बहुत गंभीर मुद्दे हैं, तो उस पर ध्यान देंगे तो मैं भी आभारी रहूंगा। धन्यवाद। मुझे तो सबसे पहले ये जानना है कि ये कहां से उन्होंने पोस्ट किया है, और जॉर्ज सोरोस का चश्मा लगाया है या इल्हान उमर का लगाया है। कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन घूमोगे वियतनाम, थाईलैंड और बातें करोगे कि भाजपा शासित प्रदेश में ये हुआ है, मैं तो कहूंगा राहुल गांधी जी को जमीन पर जाना चाहिए और भाजपा की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जो करने में वो असफल रहे। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? देखिए, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है, और जब भी बात आए महिलाओं की, वृद्ध नागरिकों की, बच्चों की, तो हर नेता को, हर नेत्री को चाहिए कि वो संवेदनशीलता से बयान दे और ऐसी कोई भी बात ना कहे जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं।